मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद स्कैनफ फंक्शन। इसमें देखिए क्या कहा है इसने। स्कैनफ फंक्शन इज यूज टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। जब आप सी लैंग्वेज में कोई इनपुट देंगे, अगर मुझे कोई ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू देनी है कि ए की वैल्यू अभी 10 है, ए की वैल्यू अभी 20 है, 25 है, ऐसे कुछ देना है। तो जब हम किसी के अंदर वैल्यू देते हैं, आप यूज़र है, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं, अगर आपको वैल्यू देनी है कंप्यूटर को, तो आप किसके थ्रू देंगे? सी लैंग्वेज में स्कैन एफ के थ्रू। ये उसकी वर्ड रहेगा, ऐसे रहेगा फंक्शन। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू इनपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंगल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग। हमने पता अभी पढ़ा ही था हमने पहले, या तो वैल्यू न्यूमेरिक हो सकती है, या फिर सिंगल करेक्टर हो सकता है, या फिर पूरी एक लाइन मतलब स्ट्रिंग हो सकती है। तो ये 3 तरह के बताएं, या फिर आप इन तीनों को मिला के भी दे सकते हो एक ही बार में। अब इसने बताया है इसका फॉर्मेट क्या है, सिंटेक्स क्या है, सॉरी। स्कैन एफ, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, गैप नहीं है इसमें। स्कैन एफ, फिर आप लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट, फिर आपने क्या किया है, डबल कोटेशन मार्क, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क बंद, कॉमा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेस। स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है वो वेरिएबल के एड्रेस पे डाल देता है। जैसे आप एक वेरिएबल हैं और मुझे आपके घर कोई लेटर भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, आपके घर के एड्रेस पे भेजूँगी। तो उसी को क्या कह रहा है, वेरिएबल के एड्रेस पे भेजेगा। अब देखिए इसके लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे स्कैन एफ, यहाँ पे फिर आपने लिखा है %d डबल कोटेशन मार्क के अंदर, फिर कॉमा, इसको आप बोलेंगे एड्रेस, एड्रेस ऑफ n। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो भी आप कंप्यूटर पे आप वैल्यू लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया वैल्यू 10, तो स्कैन एफ फंक्शन क्या करेगा, इस 10 वैल्यू को, 10 कैसी है, इंटीजर है, इस 10 को इस n के एड्रेस पे भेज देगा। तो उसके बाद क्या होगा काम, n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10। मतलब आपको n के अंदर 10 डालना था, तो उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये %d आपके लिए क्या रहेगा, कन्वर्जन करेक्टर रहेगा। अगर आपका इंट है तो आप यूज़ करेंगे %d। अगर आपका फ्लोट है तो आप यूज़ करेंगे %f। ऐसे ही स्ट्रिंग है तो %s, आपका करेक्टर है तो %c। ये डिफरेंट आएंगे। अब अगर मुझे ये एक नहीं 2 वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ देनी थी, तो मैं कैसे लिखूंगी, स्कैन एफ, एक वेरिएबल तो इंट टाइप का है तो उसके लिए %d, दूसरा फ्लोट टाइप का है तो उसके लिए %f, डबल कोटेशन मार्क बंद, कॉमा लगाया। पहले इंटीजर है तो पहले इंटीजर वाला वेरिएबल a, दूसरे b मैं देना चाहती हूँ फ्लोट टाइप का, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, फिर सेमीकोलन। अब मैंने कंप्यूटर में जैसे ही मेरे पास एक स्क्रीन आएगी ब्लैक कलर की रन करते टाइम, तो मैंने 2 वैल्यू लिख दिया, 10, 10.1 स्पेस देके। तो अब ये स्कैनफ की लाइन क्या करेगी, पहले जो वैल्यू पढ़ी है वो इंटीजर है, उसको उठा के फर्स्ट वेरिएबल को दे देगी। तो अब ए में क्या वैल्यू चली गई, 10। फिर क्या करेगी, %f मिला, इसने चेक किया क्या दूसरी वैल्यू फ्लोट है, हाँ फ्लोट है, तो अब दूसरा वाला जो भी वेरिएबल है उसको ये वाली वैल्यू असाइन कर देगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कैन एफ फंक्शन। अब वैल्यू पढ़ी थी, अब मुझे वैल्यू जो भी मेरी आंसर आया है वो स्क्रीन पे दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, अच्छा देखिए जो एक एफ वर्ड लिखा होता है ना, जैसे स्कैन के आगे एफ था, प्रिंट के आगे एफ था, वो क्या है हमारा, या तो आप उसको फॉर्मेटेड बोल लो या फिर उसको फंक्शन बोल लो, कि प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, प्रिंट एफ फंक्शन। ऐसे ही स्कैन एफ भी क्या है, फंक्शन है। इस वाले की क्या कहा है, द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू आउटपुट और प्रिंट अ मैसेज। अगर मुझे कुछ आउटपुट आई है और उसको शो करना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए भी प्रिंट एफ यूज़ होगा, या फिर कोई मैसेज दिखाना है कि आपने गलत वैल्यू दे दी है, एरर लिखा आए। जैसे आप साइट पे कुछ लिखते हैं, रोल नंबर गलत लिख देते हैं आप ना, तो लिखा आता ना इनवैलिड एंट्रेंस या फिर इनवैलिड रोल नंबर, तो ऐसे एक मैसेज आए तो मैं ऐसा भी दिखाना चाहती हूँ। फिर इसने कहा है दिस फंक्शन कैन बी यूज टू आउटपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, सेम वही बात आ गई है जो उसमें स्कैनफ में थी, कोई न्यूमेरिक आंसर हो, सिंगल करेक्टर का हो, या स्ट्रिंग हो, या तीनों को मिला के हो, वो बन जाएगा। प्रिंट एफ का सिंटेक्स ये रहेगा, आपका कंट्रोल स्ट्रिंग रहेगा डबल कोटेशन मार्क के अंदर, कॉमा, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और ऐसे ही आर्ग्यूमेंट n तक। इसके लिए देखिए, अगर सपोज करें मुझे ये लाइन प्रिंट करनी है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग,
तो अगर इसको प्रिंट कराना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क में लिख देंगे उस लाइन को जो भी मुझे प्रिंट करानी है, और लास्ट में सेमी कॉलन। तो मुझे आउटपुट में अब ये लाइन एज इट इज़ दिखेगी। फिर देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, अब अगर मुझे डबल कोटेशन मार्क इस लाइन में देखना है, मतलब जो आउटपुट है उसमें भी डबल कोटेशन मार्क है, अगर मैं यहीं पे डबल कोटेशन मार्क लगा देती हूँ तो मेरे लिए तो ये गलत हो जाएगी कि ये यहाँ तक का प्रिंट करेगा कि यहाँ से शुरू हुआ था डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि मेरा आगे भी अभी बाकी थी लाइन। तो अगर आपको डबल कोटेशन मार्क भी चाहिए आंसर में, जैसे कि ये वाला मुझे प्रिंट करना है, माई नेम इज़ नीरज विद डबल कोटेशन मार्क, तो हम क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे प्रिंट एफ, डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट होगा माई नेम इज़, फिर बैक स्लैश लगाएंगे, फिर एक कोटेशन मार्क, फिर नीरज लिखेंगे, फिर बैक स्लैश डबल कोटेशन मार्क, फिर जो ये ख़त्म वाला है जो फर्स्ट के साथ ख़त्म होगा ये लगाएंगे। ये बैक स्लैश लगाने से क्या होगा, ये समझ जाएगा कि ये वाला डबल कोटेशन मार्क अभी ख़त्म वाला नहीं है, कि यहाँ पे अभी प्रिंटिंग ख़त्म नहीं हुई है, आगे काम बाकी है। उसके बाद इसने कहा है अगर आप ऐसे अलग अलग करके लिखेंगे, विल अलग लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क में, फिर कॉमा ये अलग करके लिखेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए अगर मेरे पास मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है इंट आई इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 3, और मुझे इनको प्रिंट करना है, ये तो मैंने वेरिएबल बनाए हैं लेकिन मैं चाहती हूँ स्क्रीन पे मुझे दिखे इनका आंसर, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट एफ, मैं लाइन भी लिख के दिखाना चाहती हूँ, द वैल्यू ऑफ आई इज़ परसेंटेज डी लिखा एंड जे इज़ परसेंटेज डी, डबल कोटेशन मार्क ख़त्म, कॉमा के बाद पहले लिखा आई फिर लिखा जे। तो प्रिंट एफ क्या करता है, जो ये आपका परसेंटेज डी है ये जाएगा जहाँ पे कॉमा होगा, मतलब डबल कोटेशन मार्क जहाँ कॉमा होगा, यहाँ पे क्या करेगा, जाके पहले वेरिएबल को तो यहाँ लेके आ जाएगा, जो भी पहले वेरिएबल की वैल्यू है वो लाके यहाँ रख देगा। जो आप दूसरे में आए हो तो क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल के पास जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ रख देगा। तो अब आपको आंसर क्या दिखेगा, द एज इट इज़, वैल्यू एज इट इज़, ऑफ एज इट इज़, आई एज इट इज़ बी। लेकिन अब परसेंटेज डी नहीं दिखेगा, उसकी जगह आई की वैल्यू दिखेगी, और आई की वैल्यू कितनी थी, 2, तो यहाँ क्या लिखा दिखाई देगा, 2 दिखेगा। ऐसे ही जे लिखा है, तो जे के लिए क्या आएगा, जे इज़, परसेंटेज डी है तो जे की वैल्यू रख देगा, वो कितनी है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे इसने लिस्ट दे दी है पूरी कि परसेंटेज सी किस लिए है, डी, सी तो है सिंगल करेक्टर के लिए, जैसे ए हो सिर्फ, बी हो, ऐसे वाले। परसेंटेज डी किसके लिए है, साइंड इंटीजर के लिए। परसेंटेज ई किसके लिए है, फ्लोटिंग पॉइंट विद एक्सपोनेंट, जिसमें ई भी आ रहा हो। एफ किसके लिए है, जिसमें एक्सपोनेंट नहीं हो, जिसमें ई नहीं आ रहा हो। फिर एस स्ट्रिंग के लिए है, ऐसे ही आई किसके लिए है, साइंड इंटीजर के लिए है। आगे इसने अलग अलग बताए हैं वो आप चेक करें। फिर देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अलग से नोट डाउन किया है, मैं आपको वो बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर है 10.3456। अब अगर मैं लिखती हूँ परसेंटेज 0.1f, परसेंटेज 0.1f, तो क्या करेगा ये, इस नंबर को प्रिंट करते टाइम पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट प्रिंट करेगा। फ्लोट है नंबर तो परसेंटेज एफ चाहिए, लेकिन मैंने एफ से पहले 0.1 लगा दिया, तो वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद की सिर्फ एक डिजिट को प्रिंट करेगा। ऐसे ही पॉइंट के बाद 2 लिख दिया तो पॉइंट के बाद की 2 डिजिट को प्रिंट करेगा। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं परसेंटेज 8.2f, तो क्या करेगा, पहले 8 आपको स्पेस देगा, 8 स्पेस देगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जगह दे दी आपको बना के। फिर कहेगा कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट प्रिंट हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट प्रिंट हो, तो वो क्या आ जाएगी, 3 5 आ गई, और पॉइंट भी एक डिजिट की तरह ही काउंट होगा। मतलब अगर आपके पास 8 स्पेस थे तो उसमें से एक किसको मिलेगा, इस पॉइंट को मिलेगा। बाकी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लें, और नीचे वाले जो ये केसेस हैं ये आप रीड आउट करें। नेक्स्ट है द न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ। अगर मैंने एक लाइन लिखी है वाली और फिर मैंने दूसरा प्रिंट एफ दे दिया, ये लाइन भी लिख दी, 2 लाइन हो गई, तीसरी लिखी, तीसरी में लेकिन मैंने शुरू में क्या लगा दिया, \n, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यू लाइन करेक्टर। ये 3 लाइन लिखी है और अब मैंने आउटपुट देखना चाह रही हूँ, तो क्या होगा, ये लाइन प्रिंट होगी, देखो यहाँ तक हुई डेमोस्ट्रेट तक, इसी के आगे दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी, करेक्टर हो गया। लेकिन अब तीसरी लाइन जब ये प्रिंट करने लगा इसी के सामने, तो इसको क्या मिल गया, न्यू लाइन करेक्टर। तो इस लाइन को भी कहाँ प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में करेगा।
आगे ऐसे ही यूज़ ऑफ कमेंट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसके साइड में मैंने, जैसे आप ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉपी में आप कुछ पढ़ रहे हैं बुक में, आप इसके साइड में कुछ नोट बना लेते हैं कि ये वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है, अपना एक्स्ट्रा नोट टाइप कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए। तो इसने क्या किया है, कमेंट का मतलब क्या है कि ये चीज़ आपकी आउटपुट में नहीं आएगी, जस्ट ये आपके रीड करने के लिए है। जैसे आप ब्रैकेट में, आपका आंसर ये था, लेकिन मैंने पढ़ते टाइम क्या किया, जब बुक पढ़ रही हूँ मैंने यहाँ लिख लिया केस 1, कि ये वाला मेरा केस 1 है, ये मैंने अपने समझने के लिए लिखा है ना। ऐसे ही कमेंट का भी यही मतलब है कि ये लाइन क्यों लिखी है, मैंने अपने समझने के लिए इसके साइड में एक ब्रैकेट बना ली है। तो कमेंट क्या होता है, वो आपका रन नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए साइड में लिख देते हैं। लिखना कैसे है कमेंट, पहले स्लैश, फिर एस्ट्रिक साइन, फिर उसके अंदर आप जो लाइन लिखना चाहते हैं वो लिखे। अब जो पहले यहाँ पे आया है वो पहले बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे अंदर गया है ना, ये बंद किया। अब जो बाहर था उसको बंद करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कमेंट। नेक्स्ट आता है आपका stdio.io.h विद हैश इंक्लूड। मतलब पूरी लाइन बता देती हूँ मैं क्या है, अब आपको विजिबल होगा। हैश इंक्लूड stdio.io.h, ये क्या है, एक डायरेक्टिव है। जैसे आपके पास लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, ऐसे ही सी में क्या है, पहले से कुछ चीज़ें बनाई हुई है। कौन कौन सी, जो हमने अभी बात की थी, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, आपने सीधा यूज़ किया ना, बनाए तो नहीं कि प्रिंट एफ में ये परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज सी क्या है, वो तो पहले से बने हुए हैं कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस है। तो इसका क्या होता है, ये आपकी डायरेक्टिव है। stdio.io.h का मतलब क्या है, वर्ड आता है std, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके लिए यूज़ होता है। जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, ये इसमें आते हैं। अगर आपने ऊपर ये लाइन नहीं लिखी प्रोग्राम में तो आप प्रिंटफ, स्कैनफ को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों इसके अंदर आते हैं। फिर ऐसे ही आता है कॉनियो। कॉनियो का क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट, ये भी क्या है, एक डायरेक्टिव है। इसमें भी दो फंक्शन आते हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर मैथ के कुछ फंक्शन है, जैसे आप डायरेक्टली किसी का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, मॉड निकालना चाहते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। तो अगर आप आगे चल के उनको यूज़ करोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर ये देने होंगे, सबसे ऊपर फंक्शन मतलब प्रोग्राम में ये बनाने होंगे। फिर आता है आपका मेन फंक्शन। जैसा इसका नाम है मेन, वैसे ही ये फंक्शन आपके सी में रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फंक्शन है, आप सारा काम इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं। अब होता क्या है, द मेन फंक्शन इज अ स्पेशल फंक्शन एंड मस्ट बी प्रेजेंट। देखो इसने मस्ट वर्ड यूज़ कर दिया ना, कि होना ही चाहिए हर एक सी के प्रोग्राम में। वेन एवर अ सी प्रोग्राम इज रन, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। आपने बहुत सारे फंक्शन बना दिए सी के प्रोग्राम में, लेकिन ये वो फंक्शन होगा जो सबसे पहले चलेगा। अब होता कैसे है, वॉइड मेन, ये दो ब्रैकेट। वॉइड क्यों, क्योंकि मेन जो फंक्शन है वो इस टाइम पे कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली। मेन काम करेगा, अपना काम अपने अंदर ख़त्म कर देगा, लेकिन आपको लाके कुछ आंसर नहीं देगा ऐसे कि आगे इसको यूज़ कर लो, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, वॉइड। अब देखो इसने क्या किया, वॉइड मेन किया, ये ब्रैकेट स्टार्ट, मतलब ये फंक्शन की काम शुरू है इसके अंदर, कि मेन का काम यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है। इसने क्या लिखी पहली लाइन, प्रिंट एफ एंटर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। दूसरा भी प्रिंट करा दिया, दोनों प्रिंटिंग के काम थे, प्रिंट हो गया, काम खत्म। कोई आंसर तो नहीं मिला ना मुझे कि 10, 20, 30 मुझे कहीं जाके यूज़ करना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वॉइड, कि ये खाली है, कुछ आंसर नहीं देगा, अपना सारा काम अपने अंदर कर देगा। नेक्स्ट है आपका टिपिकल सी प्रोग्राम। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देखेंगे। पहले देखो, सबसे पहले ऐसे ही बनाना है आपको सेम, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करेंगे। हैश इंक्लूड, फिर आप लगाएंगे stdio.io.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, यहाँ पे शुरू करेंगे, इसके अंदर सारा काम होगा, फिर यहाँ पे काम खत्म। जो ये गेट सी एच होता है, इसका बहुत मेन रोल रहता है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। क्यों, कंप्यूटर क्या करेगा, सी प्रोग्राम का आंसर निकाल के एकदम से बैक कर जाता है। जैसे ही आपने आंसर के लिए की दबाई, प्रेस की, एकदम से बैक हो जाएगा, आपको आंसर नहीं दिख पाएगा इतनी जल्दी। ये क्या करता है, आपका आंसर रोक के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जब तक आप कोई और की प्रेस नहीं करोगे आंसर देखने के बाद। मुझे आंसर दिखता रहेगा, फिर जैसे ही मैंने कोई दूसरी की प्रेस कर दी तो वो वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाएगा, ऐसे होगा। इसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्रोग्राम।
कि सी का प्रोग्राम चलता कैसे। तो देखिए इसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले काम शुरू करेंगे, फिर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाया, फिर उसको सेव करेंगे। एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी। डॉट सी का मतलब क्या है, आपने जब अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कोई फ़ोटो देखते हैं तो अगर आप उसको शेयर करेंगे ना, आपको दिखाई देगा पीछे आता है डॉट JPG ऐसे। ये इसकी एक्सटेंशन होती है सेव करने के लिए, किस फॉर्मेट की वो है, कैसे सेव होगी। पहले प्रोग्राम लिखा, सेव किया, अब उसको क्या करोगे, कंपाइल करोगे। कंपाइल का मतलब क्या, उस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है ये चेक करेंगे। हो सकता है आपने गलत लिख दिया हो कुछ, आप %d लिखना था लेकिन बाय मिस्टेक d लिख गए, परसेंटेज साइन भूल गए, तो वो एरर है। तो कंपाइल के टाइम चेक होगा। प्रोग्राम कंपाइल किया, फिर वो चेक करेगा क्या वहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर है, अगर है तो उसको ठीक करो, फिर दोबारा प्रोग्राम को चेक करो। अब प्रोग्राम चेक किया, कोई गलती नहीं है, आगे आ जाओ। प्रोग्राम को लिंक करेगा। लिंक का मतलब जो आपने फंक्शंस आपस में जोड़े हुए कि यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ आओ, क्या वो ठीक जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए ठीक तो क्या करेगा, आगे आ जाएगा। नहीं जुड़े हुए हैं तो क्या करेगा, सॉरी, अगर कोई एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है तो क्या करेगा, आगे चल पड़ेगा। अगर एरर है तो वापस एरर को ठीक करो, फिर सारा काम करते आओ। अगर नहीं था एरर तो एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब प्रोग्राम को चला देगा। हो सकता है लेकिन रन के टाइम पे, मतलब जब आप आंसर निकाल रहे थे, आपको देनी थी इंटीजर वैल्यू कंप्यूटर में, लेकिन आपने दे दी फ्लोट वैल्यू, तो ये भी तो आपकी गलती हुई। तो इसको क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर, कि चलाते टाइम गलती आ गई। अगर चलाते टाइम गलती है तो फिर वापस ऊपर से नीचे आएंगे, ऐसे ही काम करते हुए दोबारा ये सारे रिपीट, वरना आपका आंसर दिख जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। आप इसको पढ़ें,